सबसे पॉश कॉलोनी के उस आलीशान बंगले स्वर्ण विला की खिड़कियों से छनकर आती सुबह की धूप मीरा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू संभाला और डाइनिंग टेबल पर चांदी के बर्तनों को एक बार फिर करीने से सजाया। आज समीर के व्यापारिक साझेदार आने वाले थे। मीरा के लिए ये केवल एक पार्टी नहीं थी, बल्कि उसके आदर्श बहू होने का एक और इम्तिहान था। मीरा, क्या नाश्ता तैयार है? माँ जी मंदिर से आती ही होंगी। समीर ने सीढ़ियों से उतरते हुए अपनी कफलिंग्स कसते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा रूखापन था, जिसे मीरा अक्सर काम का तनाव समझकर नजरअंदाज कर देती थी। जी समीर, सब तैयार है, बस केसर वाला दूध बन रहा है, मीरा ने एक फीकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। समीर ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वह अपने फोन में व्यस्त था। पिछले 7 सालों से मीरा इसी दिनचर्या का हिस्सा थी। एक ऐसा घर जहां दीवारें तो बेशकीमती पेंटिंग से सजी थीं, लेकिन उन दीवारों के भीतर मीरा का अपना अस्तित्व कहीं खो गया था। तभी समीर की माँ सुमित्रा देवी ने प्रवेश किया। उनकी खड़ाऊ की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मीरा, कल रात तुमने जो शगुन के लिफाफे रखे थे, उनमें से एक कम है। कितनी बार कहा है कि इन चीजों में लापरवाही मत बरता करो। हमारे खानदान की नाक का सवाल होता है। मीरा के हाथ ठिठक गए। माँ जी, मैंने खुद गिने थे, शायद अलमारी के दूसरे खाने में। बहस मत करो, सुमित्रा जी ने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया। समीर, देखो अपनी पत्नी को। इसे आज तक हमारे घर के तौर तरीके समझ नहीं आए। बस सजना संवरना जानती है। समीर ने अखबार से नजरें हटाए बिना कहा। छोड़िए ना माँ, इसकी आदत है गलतियां करना। मीरा, जाओ और ध्यान से देखो। मीरा की आंखों में आंसू की एक पतली लकीर उभर आई, जिसे उसने पल के झपकाकर सोख लिया। उसे याद आया जब वह शादी करके इस घर में आई थी। तब उसकी आंखों में कितने सपने थे। वह एक मेधावी छात्रा थी, उसे रंगों से खेलना पसंद था। लेकिन सुमित्रा जी ने पहले ही दिन कह दिया था, हमारे घर की बहुएं बाहर नुमाइश नहीं करतीं। दोपहर की पार्टी शुरू हुई। घर मेहमानों से भर गया। समीर सबके सामने मीरा के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था, जैसे वह उसकी कोई संपत्ति हो। समीर भाई, आप बड़े खुशनसीब हैं। मीरा जी जैसी सुशील पत्नी सबको नहीं मिलती, एक मेहमान ने तारीफ की। समीर मुस्कुराया, बिल्कुल, आखिर चुनाव तो माँ का ही था। मीरा को हमने बहुत सहेज कर रखा है। सहेज कर या कैद करके? मीरा के मन में एक तीखा सवाल कौंधा, लेकिन होठों पर वही सलीकेदार मुस्कान बनी रही। उसे खाना परोसने, मेहमानों का स्वागत करने और समीर की उपलब्धियों पर सिर हिलाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। शाम को जब मेहमान चले गए, मीरा थककर सोफे पर बैठ गई। समीर अपने कमरे में जा चुका था। तभी मीरा की नज़र डाइनिंग टेबल के नीचे गिरे एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। वह शायद समीर की जेब से गिरा था। उसने उत्सुकतावश उसे उठाया। वह एक होटल का बिल था, द ग्रैंड रीजेंसी। 2 लोगों के लिए डिनर, और उस पर तारीख थी पिछली रात की। वही रात जब समीर ने कहा था कि वो ऑफिस के काम से शहर से बाहर जा रहा है। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने बिल को गौर से देखा। उस पर नीचे किसी ने हाथ से लिखा था, जल्द ही मिलेंगे, जान। हैंडराइटिंग समीर की नहीं थी, लेकिन वह बिल समीर के पास क्या कर रहा था? क्या देख रही हो? समीर की कड़क आवाज ने उसे चौंका दिया। वह पीछे खड़ा था। मीरा ने कांपते हाथों से वह बिल समीर की ओर बढ़ाया। ये क्या है समीर? कल रात तो आप दिल्ली में थे, फिर ये शहर के ही होटल का बिल। समीर के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आई, जिसे उसने तुरंत गुस्से में बदल दिया। उसने झपट्टा मारकर मीरा के हाथ से वह कागज छीन लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तलाशी लेने की? ये क्लाइंट का बिल है, वह यहाँ आया था और मैंने पेमेंट की थी। तुम क्या समझती हो खुद को? मुझ पर शक करोगी? समीर चिल्लाया।
मैंने शक नहीं किया समीर, बस पूछा। मीरा की आवाज रुंध गई। पूछने की जरूरत भी नहीं है। तुम इस घर की बहू हो, जासूस नहीं। अपनी मर्यादा याद रखो। माँ जी सही कहती हैं, तुम अब ज्यादा ही जुबान चलाने लगी हो। समीर ने वह बिल फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसे मीरा के चेहरे की ओर उछाल दिया। कागज के वे सफेद टुकड़े फूलों की पंखुड़ियों की तरह नहीं, बल्कि कांच के टुकड़ों की तरह मीरा की रूह को छील गए। समीर पैर पटकता हुआ ऊपर चला गया। हॉल में सन्नाटा पसर गया था। दीवार पर लगी समीर और मीरा की वह बड़ी सी मुस्कुराती हुई तस्वीर उसे चिढ़ा रही थी। मीरा ने फर्श पर बिखरे उन टुकड़ों को देखा। उसे लगा जैसे ये कागज के टुकड़े नहीं, उसका 7 साल का विश्वास था, जो बिखरकर जमीन पर पड़ा था। उस रात मीरा सो नहीं सकी। उसने खिड़की के बाहर देखा। आसमान में चांद आधा था, अधूरा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी सजी हुई दुनिया की बुनियाद कितनी खोखली थी। क्या वह वाकई खुश थी, या वह सिर्फ एक भूमिका निभा रही थी जो उसे समाज और परिवार ने सौंपी थी? अगले दिन सुबह फिर वही धूप खिड़की से आई, फिर वही चांदी के बर्तन मेज पर सजे। लेकिन मीरा के अंदर कुछ टूट गया था। जब उसने समीर के लिए चाय का प्याला मेज पर रखा तो उसके हाथ नहीं कांपे। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं, बल्कि एक गहरी शून्यता थी। सुमित्रा जी फिर चिल्लाई, मीरा, चाय में चीनी कम है। मीरा ने मुड़कर अपनी सास की आंखों में सीधे देखा और शांत स्वर में कहा, तो आप खुद डाल लीजिए माँ जी। आज से मैं सिर्फ उतना ही करूंगी जितना जरूरी है। समीर और सुमित्रा जी सन्न रह गए। स्वर्ण विला की सजी हुई दीवारों के भीतर विद्रोह की पहली दहलीज पार हो चुकी थी। स्वर्ण विला की रसोई में आज शांति नहीं, बल्कि एक भारी सन्नाटा था। मीरा के उस एक वाक्य ने जैसे घर की हवा को जमा दिया था। सुमित्रा देवी के हाथ में पकड़ा चाय का चम्मच प्याली से टकराकर रह गया। समीर, जो अब तक अपने फोन में डूबा रहता था, अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। तुमने क्या कहा? समीर की आवाज में हैरानी से ज्यादा अहंकार को लगी चोट थी। मीरा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर दोहराया, मैंने कहा कि आज से मैं उतना ही करूंगी जितना जरूरी है। 7 सालों से मैं आपकी परछाई बनकर जी रही हूं समीर, पर अब मेरा दम घुट रहा है। सुमित्रा जी की आवाज किसी फन फैलाए सांप की तरह फुसफुसाई, समीर, देख रहा है, ये इस छोटे शहर की लड़की के तेवर हैं। हमने इसे सिर चढ़ाया, अपनी इज्जत दी, और ये अब हमें आंखें दिखा रही है। इज्जत? मीरा का हंसना किसी कड़वी दवा जैसा था। कैसी इज्जत माँ जी? जहां मुझे अपनी बात रखने का हक नहीं, जहां मेरी कला को नुमाइश कहकर दफना दिया गया, जहां मेरा वजूद सिर्फ आपकी जरूरतों को पूरा करना है, क्या इसे आप इज्जत कहती हैं? समीर आगे बढ़ा और मीरा की कलाई को इतनी जोर से पकड़ा कि उसके चूड़ियों के कांच उसकी त्वचा में चुभने लगे। बहुत बोल रही हो मीरा, भूल गई कि तुम यहाँ क्या हो? मेरे बिना तुम्हारी हैसियत एक कौड़ी की भी नहीं है। ये घर, ये गहने, ये रुतबा, सब मेरा दिया हुआ है। मीरा ने दर्द से अपनी आंखें बंद की, पर एक आंसू भी नहीं गिरने दिया। उसने धीरे से अपनी कलाई समीर की पकड़ से छुड़ाई। कलाई पर लाल निशान पड़ गए थे। उसने मेज पर रखे अपनी शादी के एल्बम की ओर देखा, जो कल की पार्टी के लिए बाहर निकाला गया था। उसने उसे हाथ में लिया और सीधे समीर के सामने फर्श पर पटक दिया। कांच के फ्रेम के टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज गई। हैसियत की बात कर रहे हो समीर? मीरा ने नीचे गिरे कांच के टुकड़ों की ओर इशारा किया। हमारा रिश्ता भी इस फ्रेम की तरह टूट चुका है। कल रात उस बिल को फाड़कर तुमने सिर्फ कागज नहीं फाड़ा था, तुमने उस भरोसे को खत्म कर दिया था जिसके दम पर मैं ये सब सह रही थी। वो सिर्फ एक बिल था। समीर चिल्लाया। वो एक झूठ था, मीरा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। और अब मैं उस झूठ को अपनी सच्चाई नहीं बना सकती। आप दोनों को स्वर्ण विला की साख की चिंता है, पर मुझे अपनी आत्मा की। मुझे इस सजे धजे पिंजरे में अब एक पल भी नहीं रहना।
सुमित्रा जी ने जमीन पर बैठकर विलाप करना शुरू कर दिया। हाय, ये कलमुही तो खानदान की इज्जत नीलाम कर देगी। पड़ोसी क्या कहेंगे? मीरा अपनी सास की ओर मुड़ी। पड़ोसी वही कहेंगे जो आप उन्हें सुनाना चाहेंगी, पर मेरी खामोशी अब उनकी गवाही नहीं बनेगी। वह बिना पीछे मुड़े अपने कमरे की ओर बढ़ गई। समीर पीछे से चिल्लाता रहा, धमकाता रहा, पर मीरा के कानों में अब केवल अपनी आज़ादी की गूंज थी। उसने अलमारी से अपनी पुरानी फटी हुई फाइल निकाली, वही फाइल जिसमें उसकी पुरानी पेंटिंग्स और कॉलेज की डिग्रियां दबी पड़ी थीं। उसने अपनी साड़ियों के गहने नहीं, बल्कि अपनी पहचान के वे कागजात उठाए। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा झोला था। समीर दरवाजे पर खड़ा था, जैसे कोई दीवार। कदम बाहर निकाला तो समझ लेना इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मीरा रुकी, मुस्कुराई, पर इस बार उस मुस्कान में सलीका नहीं, स्वाभिमान था। दरवाजे तो आपने कल रात ही बंद कर दिए थे समीर, आज तो मैं बस इस दहलीज को पार कर रही हूँ। वह स्वर्ण विला की भारी चौखट से बाहर निकल गई। पीछे सुमित्रा जी की चीखें और समीर का गुस्सा रह गया, और सामने थी एक अनजानी सड़क, जहां न छत थी, न सहारा, पर जहां मीरा की अपनी सांसें थीं। स्वर्ण विला की भारी दहलीज पार करते ही मीरा को लगा जैसे ऑक्सीजन की एक लहर उसके फेफड़ों में उतरी हो, लेकिन यह राहत क्षणिक थी। बाहर की दुनिया उतनी ही बेरहम थी जितनी अंदर की दीवारें। चिलचिलाती धूप में वह बस स्टैंड के पास एक पुराने बेंच पर बैठी थी। उसका फोन लगातार बज रहा था, समीर के नहीं, बल्कि उसके अपने पिता के फोन से। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से पिता की भारी आवाज आई, मीरा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सुमित्रा जी का फोन आया था। क्या तुम पागल हो गई हो? चुपचाप घर वापस जाओ और पैर पकड़कर माफी मांगो। मीरा की आंखों से आखिरकार वह बांध टूट गया जो उसने सुबह से रोक रखा था। बाबूजी, उन्होंने मुझे धोखा दिया है, समीर का किसी और के साथ। चुप रहो। पिता की आवाज में दर्द से ज्यादा लोकलाज का डर था। आदमी थोड़ा इधर-उधर भटक जाते हैं, औरत का काम है घर जोड़कर रखना। अगर तुम बाहर निकल गई तो तुम्हारी छोटी बहन के हाथ कौन पीला करेगा? लोग कहेंगे कि बड़ी बहन ही घर नहीं बसा पाई। क्या तुम हमें जहर पिलाना चाहती हो? मीरा का हाथ फोन पर जम गया। जिस पिता को वह अपना आकाश समझती थी, आज उसी ने उसे अपनी जमीन से बेदखल कर दिया था। तो मेरे सम्मान की कोई कीमत नहीं है। बेटियों का सम्मान उनके ससुराल की खुशहाली में होता है। मीरा, वापस जाओ, वरना हमारे लिए तुम मर चुकी हो। कॉल कट गया। शाम ढल रही थी। मीरा का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपनी पुरानी सहेली और रिश्तेदार रेनू के घर का रुख किया। उसे उम्मीद थी कि कम से कम एक औरत उसकी तकलीफ समझेगी। लेकिन जब रेनू ने दरवाज़ा खोला और मीरा की हालत देखी, तो उसकी आंखों में सहानुभूति के बजाय हिचकिचाहट थी। मीरा, तू यहाँ? इस वक्त? रेनू ने उसे अंदर तो बुलाया, पर उसे ड्राइंग रूम के कोने वाले सोफे पर बैठने को कहा, जैसे मीरा को कोई संक्रामक बीमारी हो। रेनू, मुझे बस आज रात के लिए सर छुपाने की जगह चाहिए। मैं वापस नहीं जा सकती, मीरा ने सिसकते हुए कहा। रेनू ने अपने पति की ओर देखा जो गैलरी से झांक रहे थे। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, देख मीरा, बुरा मत मानना, पर समाज में हमारी भी एक इज्जत है। अगर लोगों को पता चला कि हमने एक भागी हुई औरत को पनाह दी है, तो हमारी बदनामी होगी। समीर भाई साहब का शहर में बड़ा नाम है, हम उनसे दुश्मनी नहीं ले सकते। मीरा खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक कड़वा सच था। उसने देखा कि जिस समाज के लिए वह 7 साल तक अपनी खुशियों की बलि देती रही, वह समाज आज उसे एक गुनहगार की तरह देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि एक औरत का कोई घर नहीं होता, मायके के लिए वह पराया धन, और ससुराल के लिए सिर्फ एक जरूरत। माफ करना रेनू, मैंने तुम्हें परेशानी में डाला।
मीरा ने अपना झोला उठाया। मीरा, सुन। रेनू ने उसे रोकना चाहा, पर उसके शब्दों में कोई वजन नहीं था। मीरा सड़क पर आ गई। सड़क के किनारे लगे एक विज्ञापन बोर्ड पर उसकी नजर पड़ी, जिस पर लिखा था, अपना घर, अपनी पहचान। वह एक हॉस्टल का विज्ञापन था। मीरा ने अपनी मुट्ठी भींची। उसके पास गहने नहीं थे, पैसे कम थे, पर उसकी डिग्रियां और उसकी कला उसके पास थी। उसने एक ऑटो रिक्शा रोका। कहाँ जाना है बहन जी? ड्राइवर ने पूछा। वहां, जहां कोई मुझे जानता न हो, मीरा ने कहा। उस रात मीरा ने किसी के घर का दरवाजा नहीं खटखटाया। उसने एक सस्ते, अंधेरे महिला छात्रावास के एक छोटे से कमरे में शरण ली। लोहे के उस पलंग पर लेटे हुए उसने दीवारों को देखा। वहां न चांदी के बर्तन थे, न रेशमी पर्दे, पर वहां एक चीज थी जो स्वर्ण विला में कभी नहीं थी। वहां मीरा थी, अकेली, डरी हुई, पर अपनी शर्तों पर। हॉस्टल के उस छोटे से कमरे की सीलन भरी गंध अब मीरा के लिए परिचित हो चुकी थी। उसके हाथ, जो कभी हीरे की अंगूठियों से सजे रहते थे, अब रंग और चारकोल के दागों से भरे थे। वह एक छोटी सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में इलस्ट्रेटर के तौर पर काम ढूंढने की कोशिश कर रही थी। संघर्ष कड़वा था, पर हर रात अपनी कमाई की सूखी रोटी उसे समीर के घर के 56 भोग से कहीं ज्यादा मीठी लगती थी। एक दोपहर, जब वह अपनी कलाकृतियों की फाइल समेटकर एक ऑफिस से बाहर निकल रही थी, सीढ़ियों पर वह किसी से टकरा गई। क्षमा कीजिएगा, मीरा ने बिना ऊपर देखे कहा। मीरा, वह आवाज, वह एक पुकार नहीं थी, बल्कि बीते हुए कल की एक पूरी किताब थी जो अचानक उसके सामने खुल गई थी। मीरा ने सिर उठाया। सामने ईशान खड़ा था, वही ईशान जिसे उसने 8 साल पहले सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह उसके परिवार की अमीर दामाद की कसौटी पर खरा नहीं उतरता था। ईशान अब बदल चुका था। महंगा कोट, आंखों पर सलीकेदार चश्मा और चेहरे पर वह ठहराव जो सिर्फ गहरे संघर्ष के बाद आता है। ईशान, तुम यहाँ? मीरा की आवाज उसके गले में ही फंस गई। मैं यहाँ एक केस के सिलसिले में आया था, पर तुम्हारी ये हालत। ईशान की नजरें मीरा के साधारण सूती सूट और उसके चेहरे की उन हड्डियों पर ठहर गईं जो पोषण की कमी नहीं, बल्कि मानसिक थकान से उभर आई थीं। वे पास के एक छोटे से कैफे में बैठे। मीरा की उंगलियां चाय के कप के चारों ओर कांप रही थीं। वह नहीं चाहती थी कि जिसे उसने ठुकराया था, वही आज उसे इस हाल में देखे। मैंने सुना था तुम बहुत बड़े घर की बहू बनी हो, ईशान ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कोई ताना नहीं था, सिर्फ एक गहरी वेदना थी। मीरा ने एक लंबी सांस ली। महल जितना बड़ा होता है ईशान, उसके भीतर की तन्हाई उतनी ही गहरी होती है। मैंने घर नहीं छोड़ा, मैंने अपनी बेड़ियां छोड़ी हैं। जब उसने ईशान को समीर के धोखे और अपने परिवार के दुत्कार की बात बताई, तो ईशान की मुट्ठियां भिंच गईं। 7 साल, मीरा, तुमने 7 साल उस इंसान को दिए जिसने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। और तुम्हारे पिताजी को अपनी इज्जत की फिक्र है, ईशान। उन्हें डर है कि मेरी वजह से उनकी दूसरी बेटी की शादी नहीं होगी। समाज के लिए मैं एक टूटता हुआ घर हूँ, किसी के लिए जीती जागती इंसान नहीं। ईशान ने मेज पर रखा मीरा का हाथ थाम लिया। एक पल के लिए मीरा ने हाथ खींचना चाहा, पर ईशान की पकड़ में वह सुरक्षा थी जिसकी वह बरसों से भूखी थी। मीरा, मैं अब वही पुराना ईशान नहीं हूँ जो तुम्हारे पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। मैं आज शहर का जाना माना वकील हूँ। समीर जैसे लोग कानून को खिलौना समझते हैं, पर मैं उसे ये खेल नहीं खेलने दूंगा। नहीं ईशान, मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकती। ये मेरी लड़ाई है, मीरा ने रोते हुए कहा। ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, मीरा। यह उस हर लड़की की लड़ाई है जिसे इज्जत के नाम पर चुप कराया जाता है। मैं तुम्हें कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं बस उस मीरा को वापस लाना चाहता हूँ, जो कभी कैनवास पर पूरी दुनिया उतारने का जज्बा रखती थी।
ईशान की आंखों में चमकते संकल्प ने मीरा के अंदर बुझती हुई उम्मीद को फिर से जला दिया। लेकिन उसे पता था कि समीर चुप बैठने वालों में से नहीं था। समीर ने उसे अब तक ढूंढा नहीं था। इसका मतलब ये नहीं था कि उसने उसे माफ कर दिया था। ये तो बस तूफान से पहले की शांति थी। ईशान ने उसे एक कार्ड दिया। कल कोर्ट आ जाना। हम आज़ादी का पहला दस्तावेज तैयार करेंगे। मीरा ने कार्ड हाथ में लिया। उसे लगा जैसे उस छोटे से कागज के टुकड़े में उसकी पूरी जिंदगी का नया नक्शा छिपा था। अतीत लौट आया था, पर इस बार वह उसे कमजोर करने नहीं, बल्कि खड़ा करने आया था। ईशान के साथ कानूनी लड़ाई की शुरुआत ने समीर के अहंकार को झकझोर दिया था। जहां मीरा ने सोचा था कि वह चुपचाप उसे तलाक दे देगा, वहीं समीर ने एक नया और घिनौना खेल शुरू किया। एक शाम जब मीरा हॉस्टल लौट रही थी, 2 काली गाड़ियों ने उसका रास्ता रोक लिया। समीर कार से बाहर निकला। उसकी आंखों में वह पागलपन था जो हारते हुए शिकारी में होता है। तो अब तुम उस मामूली वकील के साथ मिलकर मुझे चुनौती दोगी? समीर ने उसे धक्का देकर कार के अंदर धकेला। समीर, ये क्या बदतमीजी है? मुझे जाने दो। मीरा चिल्लाई, पर समीर उसे जबरन स्वर्ण विला ले आया। वही घर जो कभी उसका महल था, अब एक कालकोठरी जैसा लग रहा था। समीर ने उसे उस बेडरूम में ले जाकर पटक दिया जहां उसने 7 साल गुजारे थे। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मीरा डर से सिमट गई। उसे लगा कि समीर शायद उस पर शारीरिक हमला करेगा, लेकिन उसने जो किया वह रूह को चीर देने वाला था। समीर ने अलमारी से एक पुराना कैमरा निकाला और उसे मीरा के सामने फेंक दिया। तुम्हें लगता है कि तुम आज़ाद हो? इस कैमरे में वे निजी पल हैं मीरा, जो तुमने एक पत्नी के तौर पर मेरे साथ बिताए थे। अगर तुमने यह केस वापस नहीं लिया, तो कल सुबह ये तस्वीरें इंटरनेट पर होंगी। सोचो, तुम्हारे उन आदर्शवादी पिता का क्या होगा? तुम्हारी छोटी बहन की शादी कौन करेगा जब उसकी बड़ी बहन की नुमाइश पूरी दुनिया देखेगी? मीरा का खून जम गया। वह समीर के पैरों में गिर पड़ी। समीर, तुम इतने नीचे गिर सकते हो? मैं तुम्हारी पत्नी थी। समीर दहाड़ा। अब तुम सिर्फ एक दुश्मन हो जिसने मेरी साख पर हाथ डाला है। सुमित्रा जी सही कहती थी, तुम जैसी औरतों को पैर की जूती बनाकर रखना चाहिए। तभी कमरे के बाहर से सुमित्रा जी की आवाज आई, समीर, इसे ज्यादा मत डराओ। बस लिखवा लो कि ये अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी और इसे कोई गुजारा भत्ता नहीं चाहिए। मीरा को एहसास हुआ कि इस घर की दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं थीं, वे साजिशों की बनी थीं। उसकी सास, जो खुद एक औरत थी, इस चरित्रहन के खेल में अपने बेटे के साथ खड़ी थी। मीरा ने चारों ओर देखा। वही रेशमी पर्दे, वही आलीशान बिस्तर, सब उसे काटने को दौड़ रहे थे। उसने महसूस किया कि समीर उसे मारना नहीं चाहता था, वह उसे जिंदा जलाना चाहता था ताकि वह कभी किसी के सामने सिर न उठा सके। तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है, समीर ने उसे कमरे में बंद करते हुए कहा। या तो केस वापस लो और माफीनामा लिखो, या फिर अपनी इज्जत का जनाजा उठते हुए देखो। अंधेरे कमरे में मीरा फर्श पर बैठ गई। उसके पास न ईशान था, न पिता, सिर्फ वही कैमरा था जो उसके अतीत को हथियार बनाकर खड़ा था। लेकिन उस अंधेरे में अचानक उसके भीतर एक अजीब सी शांति छा गई। वह शांति जो तब आती है जब खोने के लिए कुछ भी बाकी न रहे। उसने अपनी कलाई पर लगे उस पुराने निशान को देखा जो समीर ने दिया था। उसने महसूस किया कि समीर उसकी तस्वीरों को तो बदनाम कर सकता है, पर उसकी आत्मा को नहीं। तुम मेरी देह का अपमान कर सकते हो समीर, मीरा ने बंद दरवाजे की ओर देखकर बुदबुदाया, पर मेरी हिम्मत का नहीं। अगर समाज मुझे नग्न तस्वीरों से पहचानता है, तो धिक्कार है ऐसे समाज पर मैं अब और नहीं झुकूंगी। उस रात मीरा ने रोना बंद कर दिया। उसने कमरे की खिड़की के कांच को एक भारी सजावटी गुलदस्ते से तोड़ दिया। हाथ कट गया, खून बहने लगा, पर उसने परवाह नहीं की। उसने चादरों की रस्सी बनाई और उस स्वर्ण विला की कैद से
अपनी ही इज्जत के डर को पीछे छोड़कर वह दूसरी बार बाहर निकली। इस बार वह सिर्फ घर नहीं छोड़ रही थी, वह लोकलाज का वह आखिरी डर भी छोड़ रही थी जिसने उसे बरसों गुलाम बना रखा था। हॉस्टल के उस छोटे से कमरे में मीरा जब वापस लौटी तो उसके पैर लहूलुहान थे और आत्मा छलनी। खिड़की से भागते समय कांच के जो टुकड़े उसकी देह में चुभे थे, उनका दर्द उस जख्म के सामने कुछ भी नहीं था जो समीर ने उसकी गरिमा पर दिया था। वह पूरी रात फर्श पर सिमटी बैठी रही। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जैसे कुदरत भी उस तमाशे पर रो रही हो जो एक बंद कमरे में रचा गया था। सुबह होते ही उसके पास सुमित्रा जी का फोन आया। आवाज में ममता का एक कतरा भी नहीं था, बस एक बर्फीली धमकी थी। मीरा, भागने से सच नहीं बदलेगा। समीर ने तस्वीरें लोड करना शुरू कर दिया है। अभी भी वक्त है। लौट आओ और अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। खानदान की इज्जत की लाश पर खड़ी होकर तुम अपनी आज़ादी का जश्न नहीं मना पाओगी। मीरा ने फोन काट दिया। उसका गला सूख गया था। क्या वाकई? क्या एक औरत की पूरी हस्ती बस चंद तस्वीरों में सिमटी होती है? दोपहर तक खबर उसके पिता के घर पहुंच गई। पिता का फोन आया, पर इस बार उन्होंने चिल्लाया नहीं। उनकी आवाज में एक ऐसी चुप्पी थी जो मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। मीरा, तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लोग गलियों में फुसफुसा रहे हैं। तेरी छोटी बहन की सगाई टूट गई है। हम अब और नहीं सह सकते। बाबूजी, वो तस्वीरें समीर ने। तस्वीरें सच हैं या झूठ, यह समाज नहीं पूछता मीरा। समाज बस तमाशा देखता है। आज हमारे घर का चिराग बुझ गया है। अब मत आना, कभी मत आना। फोन कट गया और उसके साथ ही मीरा का आखिरी सहारा भी टूट गया। वह हॉस्टल की छत पर चली गई। बारिश बंद हो चुकी थी, पर आसमान अब भी धुंधला था। उसे लगा कि नीचे गिरकर सब खत्म कर देना ही आसान है। तभी पीछे से एक साया उभरा। वह ईशान था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अथाह पीड़ा थी। समीर ने जो किया है वह अपराध है मीरा। वह तुम्हें मारना चाहता है, बिना खून बहाए। वो सफल हो गया ईशान, मीरा ने शून्य में देखते हुए कहा। मेरा परिवार मुझसे मर चुका है। मेरी बहन का भविष्य उजड़ गया। अब मैं किसके लिए लड़ूं? उस समाज के लिए जो मुझे एक वस्तु की तरह देख रहा है। ईशान उसके पास आया और उसके कांपते हाथों को अपने हाथों में लिया। नहीं मीरा, तुम अपने लिए लड़ोगी। अगर आज तुम पीछे हट गई तो समीर जीत जाएगा। वह यह साबित कर देगा कि एक औरत को डराकर, उसकी नग्नता का डर दिखाकर उसे उम्र भर गुलाम बनाया जा सकता है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन भी कल यही सीखे कि चुप रहना ही विकल्प है? मीरा ने ईशान की ओर देखा। उसकी आंखों में चमकता हुआ सच उसकी अपनी कमजोरी से टकराया। वो कहते हैं इज्जत चली गई ईशान। मीरा की आवाज फटी हुई थी। इज्जत तुम्हारी नहीं गई मीरा, इज्जत उस आदमी की गई है जिसने अपनी पत्नी के एकांत को बाजार में बेच दिया। इज्जत उस समाज की गई है जो एक अपराधी को छोड़कर शिकार को अपराधी मान रहा है। तुम शुद्ध हो मीरा, क्योंकि तुम लड़ने का साहस कर रही हो। मीरा ने गहरी सांस ली। उसने छत की मुंडेर से अपना हाथ हटाया। उसने तय कर लिया था कि वह अब और नहीं रोएगी। अगर समाज उसे नग्न देखना चाहता है तो वह उसे अपनी सच्चाई की नग्नता दिखाएगी, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी शर्म के। वह स्वर्णविला कि वह सहमी हुई बहू अब मर चुकी थी। अब जो खड़ी थी वह एक ऐसी औरत थी जिसे अब किसी के खोने का डर नहीं था। केस फाइल करो ईशान, मीरा ने अपनी फटी हुई आवाज को समेटते हुए कहा। इस बार हम सिर्फ तलाक नहीं मांगेंगे, हम न्याय मांगेंगे। अदालत का गलियारा किसी ठंडी गुफा जैसा महसूस हो रहा था। मीरा जब ईशान के साथ भीतर दाखिल हुई तो उसे अपने चारों ओर फुसफुसाहटों का घेरा महसूस हुआ। समाज की नजरें तेजाब की तरह थीं, जो उसके अस्तित्व को झुलसा रही थीं। समीर वहां पहले से मौजूद था, अपनी महंगी घड़ी और सूट में लिपटा हुआ।
चेहरे पर वही कुटिल मुस्कान लिए। उसके वकील ने जिरह शुरू की, और हर शब्द मीरा के चरित्र पर एक नया प्रहार था। मिलॉर्ड, ये औरत सिर्फ दौलत और शोहरत की भूखी है, समीर के वकील ने चिल्लाकर कहा। जब इसे लगा कि इसे और आज़ादी चाहिए, तो इसने एक सम्मानित परिवार पर कीचड़ उछाला। और ये तस्वीरें, ये तो इसकी आधुनिकता का प्रमाण है। मीरा की मुट्ठियां भिंच गईं। उसे लगा जैसे उसे सरेआम नीलाम किया जा रहा हो। तभी ईशान खड़ा हुआ। उसकी आवाज में वह गूंज थी जो अन्याय की नींव हिला दे। सम्मान? कौन सा सम्मान? ईशान ने समीर की ओर इशारा किया। वह सम्मान जो अपनी पत्नी के बेडरूम के एकांत को इंटरनेट पर परोस दे। मिलॉर्ड, यह केस सिर्फ तलाक का नहीं है। यह एक साइबर क्राइम और घरेलू हिंसा का मामला है। समीर ने मीरा को भावनात्मक रूप से मृत करने की कोशिश की है। अदालत की कार्यवाही के बाद जब मीरा बाहर निकली, तो मीडिया और तमाशबीनों की भीड़ ने उसे घेर लिया। कैमरे की लाइटें उसकी आंखों में चुभ रही थीं। एक रिपोर्टर ने माइक उसके मुंह के पास लाकर पूछा, मीरा जी, क्या आपको शर्म नहीं आती कि आपके पिता ने आपसे रिश्ता तोड़ लिया है? क्या एक औरत को इतना जिद्दी होना चाहिए? मीरा रुकी। उसने पहली बार कैमरे की लेंस में सीधे देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक दहकती हुई ज्वाला थी। शर्म? मीरा की आवाज शांत लेकिन इतनी साफ थी कि भीड़ अचानक खामोश हो गई। शर्म मुझे नहीं, उस आदमी को आनी चाहिए जिसने 7 साल के विश्वास को बाजार में बेच दिया। शर्म उस समाज को आनी चाहिए जो एक औरत के चरित्र का फैसला उसके कपड़ों और तस्वीरों से करता है, उसके संघर्ष से नहीं। हाँ, मेरे पिता ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, क्योंकि उन्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे। पर आज मैं आपसे पूछती हूँ, क्या लोग? मेरे आंसू पोंछने आए थे जब मुझे बंद कमरे में प्रताड़ित किया जा रहा था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मीरा ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं जिद्दी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। और एक जिंदा औरत को आप चुप नहीं करा सकते। वह शाम मीरा के लिए एक नया मोड़ लेकर आई। वह हॉस्टल नहीं गई। उसने अपना छोटा सा झोला उठाया और शहर छोड़ने वाली आखिरी बस में सवार हो गई। उसे पता था कि समीर उसे चैन से जीने नहीं देगा और कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी। उसने एक ऐसे छोटे से शहर का टिकट लिया जहां उसे कोई मीरा समीर खन्ना के नाम से ना जानता हो। बस की खिड़की से पीछे छूटते शहर की रोशनियों को देखते हुए उसने अपनी कलाई से वह आखिरी सोने का कंगन उतार दिया जो समीर की माँ ने उसे दिया था। उसने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। वह कंगन मिट्टी में गिरकर गुम हो गया, ठीक वैसे ही जैसे मीरा का पुराना जीवन। अब उसके पास सिर्फ उसके रंग थे, उसके ब्रश थे और एक अनजाना रास्ता। उसने अपनी डायरी के पहले पन्ने पर लिखा, आज मैंने खुद को खो दिया है, ताकि मैं खुद को ढूंढ सकूं। यह विद्रोह की वह चिंगारी थी, जो अब बुझने वाली नहीं थी। पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से अनजान कस्बे की सुबह, स्वर्ण विला की बनावटी चमक से बिल्कुल अलग थी। यहाँ की हवा में देवदार की खुशबू थी और धूप में वह चुभन नहीं, बल्कि एक मरहम था। मीरा ने यहाँ एक पुराने स्कूल के पीछे बने एक छोटे से कमरे में बसेरा किया था। उसकी पहचान अब बस मीरा थी, न किसी की बहू, न किसी की बेटी। उसने कस्बे के बच्चों को पेंटिंग सिखाना शुरू किया। शुरुआत मुश्किल थी। खाली जेब और टूटे हुए मन के साथ रंग उठाना आसान नहीं था। लेकिन जब वह पहली बार कैनवास के सामने बैठी, तो उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने काला रंग उठाया और कैनवास पर बिखेर दिया। वह उसका डर था। फिर उसने लाल रंग से एक लकीर खींची। वह उसका विद्रोह था। धीरे धीरे उन रंगों के बीच से एक चेहरा उभरने लगा। वह चेहरा मीरा का नहीं था, बल्कि एक ऐसी औरत का था जिसकी आंखों में सूरज की चमक थी। एक शाम, जब वह स्कूल की दीवार पर एक भित्ति चित्र म्यूरल बना रही थी, एक छोटी बच्ची उसके पास आई। दीदी, आप इतनी सुंदर तस्वीरें कैसे बना लेती हैं? क्या आपको डर नहीं लगता कि रंग बाहर निकल जाएंगे?
मीरा रुकी और बच्ची की मासूम आंखों में देखा। डर तो लगता है गुड़िया, पर रंगों का बाहर निकलना ही तो असली खूबसूरती है। जब तक हम मर्यादाओं की लकीरों के अंदर कैद रहते हैं, हम अपनी असलियत कभी नहीं जान पाते। उस रात मीरा ने अपनी पहली बड़ी पेंटिंग पूरी की। उसका शीर्षक था दहलीज के पार। उसने इसे शहर की एक ऑनलाइन आर्ट गैलरी में भेजा। उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन उस पेंटिंग ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। लोगों ने उसमें सिर्फ रंग नहीं, बल्कि एक औरत की चीख और उसकी आज़ादी को देखा। लेकिन शांति मीरा के नसीब में इतनी जल्दी कहाँ थी। एक दिन अखबार के पन्ने पर उसकी नज़र पड़ी। समीर ने अपनी साख बचाने के लिए एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने मीरा को मानसिक रूप से बीमार और भगोड़ी घोषित कर दिया था। उसने यहाँ तक कह दिया था कि मीरा किसी और के साथ भाग गई है। मीरा का हाथ कांपने लगा, पर इस बार वह टूटी नहीं। उसने अपने हाथ में पकड़े ब्रश को जोर से भींचा। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी भी दूर भाग जाए, उसका अतीत उसकी परछाई की तरह पीछा करेगा जब तक कि वह उसे जड़ से खत्म न कर दे। उसी शाम उसे ईशान का संदेश मिला, मीरा, केस की अगली तारीख तय हो गई है। समीर ने गंदे खेल खेलने शुरू कर दिए हैं। तुम्हें वापस आना होगा। छुपकर तुम सुरक्षित रह सकती हो, पर स्वतंत्र नहीं। मीरा ने अपने उस छोटे से कमरे की खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देखा। उसे यहाँ की शांति से प्यार हो गया था, लेकिन वह जानती थी कि ये शांति उधार की है। उसे वापस जाना होगा, समीर का सामना करने के लिए नहीं, बल्कि उस हर झूठ का गला घोंटने के लिए जो उसके नाम से बोला गया था। उसने अपने रंगों को समेटा। अब उसकी कूची ब्रश सिर्फ कैनवास पर चलने के लिए नहीं, बल्कि समाज के काले चेहरे पर सच्चाई की कालिख मलने के लिए तैयार थी। उसने खुद से वादा किया कि जब वह अगली बार इस कस्बे में आएगी, तो उसके सिर पर फरार होने का ठप्पा नहीं, बल्कि जीत का ताज होगा। नया सवेरा होने वाला था, पर उससे पहले उसे उस काली रात से गुजरना था जिसे वह पीछे छोड़ आई थी। शहर की अदालत का कमरा इस बार किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। मीरा जब भीतर दाखिल हुई, तो उसकी चाल में वह झिझक नहीं थी जो पिछली बार थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी, शांति का प्रतीक नहीं, बल्कि उस कोरे कागज की तरह जिस पर वह अपनी नई कहानी लिखने वाली थी। समीर अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठा उसे तिरस्कार से देख रहा था, मानो वह अब भी उसकी जागीर हो। मिलॉर्ड, समीर के वकील ने गूंजती आवाज में कहा, प्रतिवादी, मीरा एक भगोड़ी है। यह महीनों तक अज्ञात स्थान पर रही। क्या गारंटी है कि यह किसी और के साथ अनैतिक संबंधों में नहीं थी? यह औरत मानसिक रूप से अस्थिर है और केवल पैसे ऐंठने के लिए मेरे मुवक्किल पर झूठे आरोप लगा रही है। कचहरी में कानाफूसी शुरू हो गई। मीरा के पिता भी पीछे की बेंच पर बैठे थे। उनकी नीची नजरें मीरा के दिल को छलनी कर रही थीं। तभी ईशान अपनी जगह से उठा। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी। झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है, मिलॉर्ड। समीर खन्ना ने दावा किया था कि वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे और मीरा ने उन्हें बिना वजह छोड़ा। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो स्वर्ण विला के बंद दरवाजों के पीछे का सच उजागर करेंगे। ईशान ने स्क्रीन पर समीर के निजी क्लाउड अकाउंट से रिकवर किए गए चैट्स और उन तस्वीरों का मेटाडेटा दिखाया। ये तस्वीरें, जिन्हें समीर ने मीरा को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया, वे उसी के फोन से अपलोड की गई थीं। और यहाँ देखिए, समीर के अपनी बिजनेस पार्टनर के साथ वे संदेश, जिनमें वह मीरा को रास्ते से हटाने और उसकी संपत्ति हड़पने की योजना बना रहा है। पूरा कोर्ट सन्नाटे में डूब गया। समीर के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, ये सब झूठ है। इसने मेरा अकाउंट हैक किया है। हैक नहीं समीर, यह कानून का हाथ है। ईशान की आवाज दहाड़ की तरह गूंजी। आपने अपनी पत्नी की गरिमा को सरेआम नीलाम किया ताकि वह डर कर चुप हो जाए। आपने एक बाप को उसकी बेटी के खिलाफ खड़ा किया, लेकिन आप भूल गए कि एक औरत को जब आप सब कुछ खोने पर मजबूर कर देते हैं,
तो वह सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है। न्यायाधीश ने सबूतों को गौर से देखा। समीर का चरित्र पूरी तरह नग्न हो चुका था, लेकिन मीरा के लिए सबसे बड़ा प्रहार अभी बाकी था। समीर के वकील ने आखिरी दाव खेला। चाहे जो भी हो, मीरा के पास कोई गवाह नहीं है जो घर के भीतर हुई हिंसा की पुष्टि कर सके। चारदीवारी के सच का कोई प्रमाण नहीं होता। मैं हूँ गवाह। एक भारी और कांपती हुई आवाज हॉल के पीछे से आई। सब चौंक कर मुड़े। यह सुमित्रा देवी थीं, मीरा की सास। उनके चेहरे पर अपराध बोध की गहरी लकीरें थीं। समीर हक्का बक्का रह गया। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? सुमित्रा जी गवाह के कटघरे में आईं और मीरा की ओर देखा, जिनकी आंखों में अविश्वास था। मैंने बरसों तक अपने बेटे के पापों पर पर्दा डाला क्योंकि मुझे लगा कि खानदान की इज्जत सबसे ऊपर है। पर कल रात जब मैंने समीर को फोन पर मीरा को जान से मारने की धमकी देते सुना, तो एक माँ हार गई और एक औरत जाग गई। मीरा ने जो कहा वह सच है। समीर ने इसे तिल तिल मारा है। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। ये जीत का एहसास था, पर इसमें एक अजीब सा खालीपन भी था। जिस औरत ने उसे सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया था, अंत में उसी ने उसे आजादी की चाबी थमाई थी। जज का हथौड़ा मेज पर पड़ा। सबूतों और गवाही के आधार पर यह अदालत समीर खन्ना को दोषी करार देती है। अदालत से बाहर निकलते वक्त मीरा के पिता उसके सामने आकर रुक गए। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने मीरा के सिर पर हाथ रखना चाहा, पर मीरा एक कदम पीछे हट गई। बाबूजी, आज समाज ने मुझे सही कह दिया, इसलिए आप आए हैं। काश आप तब आते जब सिर्फ मैं कह रही थी। मीरा ने ईशान की ओर देखा। लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन न्याय की पहली किरण ने उसके जीवन के अंधकार को चीर दिया था। अगले अध्याय के लिए क्या आप तैयार हैं, या क्या आप चाहते हैं कि मैं सीधे आखिरी अध्याय की ओर बढ़ूं? अदालत की उस कड़वी जीत के बाद शहर की भीड़ भाड़ से दूर ईशान मीरा को एक शांत पार्क में ले गया। शाम की मध्यम रोशनी में मीरा के चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था, जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर अपनी मंजिल देख चुका हो, पर उसके पैरों के छाले अब भी दुख रहे हों। अब तुम आजाद हो, मीरा, ईशान ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में वही पुराना अपनापन था जो सालों पहले कॉलेज के गलियारों में गूंजता था। कानून ने तुम्हें न्याय दिया है। अब तुम वापस अपनी पेंटिंग्स, अपनी दुनिया में लौट सकती हो। मीरा ने दूर ढलते सूरज को देखा। आजादी मिल तो गई ईशान, पर इसकी कीमत बहुत भारी थी। मेरे अपनों का विश्वास, मेरी बहन की खुशियाँ और मेरे 7 साल, सब उस स्वर्ण विला की भेंट चढ़ गए। अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सिर्फ राख दिखाई देती है। ईशान एक कदम करीब आया। राख से ही तो नया जीवन जन्म लेता है। मीरा, तुमने अकेले जो लड़ाई लड़ी है, उसने न जाने कितनी औरतों को आवाज दी है। तुम अब अकेली नहीं हो। उसने हिचकिचाते हुए अपना हाथ मीरा की ओर बढ़ाया। क्या तुम मुझे अपने इस नए जीवन का हिस्सा बनने की अनुमति दोगी? मैं अब तुम्हें दोबारा कभी टूटने नहीं दूंगा। मीरा का दिल तेजी से धड़का। ईशान की आंखों में वह प्रेम और सुरक्षा थी जिसके लिए वह बरसों तरसी थी। एक पल के लिए उसका मन किया कि वह सब भूलकर ईशान के गले लग जाए और अपनी सारी थकान उसके कंधों पर छोड़ दे। लेकिन जैसे ही उसने ईशान का हाथ थामना चाहा, उसे समीर की वे घिनौनी बातें याद आ गईं। समीर की वे चीखें, वह चरित्रहन, वह बंद कमरा। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में अचानक खौफ उतर आया। नहीं, ईशान, मैं नहीं कर सकती। मीरा की आवाज कांप रही थी। क्यों मीरा? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? ईशान के स्वर में गहरी चोट थी। भरोसा तुम पर है ईशान, पर अपनी किस्मत पर नहीं। मेरा अतीत एक ऐसे जहर की तरह है जो मेरे साथ जुड़ने वाले हर इंसान को डस लेगा। अभी तो मैंने अपनी पहचान के टुकड़े जोड़ना शुरू किया है। अगर मैं फिर से किसी रिश्ते की दहलीज पर खड़ी हुई, तो मुझे डर है कि मैं खुद को पूरी तरह खो दूंगी।
मीरा के आंसू उसकी साड़ी के पल्लू पर गिरने लगे। समीर ने मेरा भरोसा सिर्फ एक मर्द से नहीं, बल्कि प्रेम के विचार से ही उठा दिया है। मुझे वक्त चाहिए, शायद बहुत सारा वक्त। ईशान ने उसे मजबूर नहीं किया। उसने अपनी पीड़ा को मुस्कान के पीछे छिपा लिया और एक गरिमापूर्ण दूरी बना ली। मैं समझता हूँ मीरा, प्यार कब्जा करने का नाम नहीं है। मैं इंतजार करूंगा, तब तक जब तक तुम खुद को फिर से पूरी तरह प्यार करना न सीख जाओ, चाहे वह 1 साल हो या एक जन्म। मीरा ने ईशान की ओर कृतज्ञता से देखा। उसे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ साथ रहने में नहीं, बल्कि आज़ादी देने में भी है। समीर ने उसे बांधना चाहा था और ईशान उसे उड़ने के लिए आसमान दे रहा था। उस रात मीरा ने अपने कमरे में लौटकर एक नया कैनवास निकाला। उसने कोई चेहरा नहीं बनाया, बल्कि एक ऊंचा पहाड़ बनाया जिसके ऊपर से एक छोटी सी नदी रास्ता बनाकर निकल रही थी। पत्थर उसे रोक रहे थे, पर वह अपना रास्ता खुद बना रही थी। वह समझ गई थी कि ईशान के साथ जुड़ने से पहले उसे अपनी रूह की मरम्मत खुद करनी होगी। उसे एक सहारे की नहीं, बल्कि स्वयं की तलाश पूरी करनी थी। यह द्वंद्व प्रेम और डर के बीच नहीं था, बल्कि पुरानी मीरा और नई मीरा के बीच था। और इस बार मीरा ने खुद को चुनने का फैसला किया था। समीर खन्ना का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। कानून का शिकंजा कस चुका था, लेकिन उसकी अंतिम हार तब हुई जब मीरा ने स्वर्ण विला की संपत्ति पर अपना कानूनी दावा ठोका। यह लालच नहीं था, बल्कि उन 7 वर्षों का मुआवजा था जहां उसकी आत्मा का शोषण हुआ था। समीर को जेल जाने से पहले एक अंतिम समझौते के लिए कोर्ट के पिछले कमरे में लाया गया। वहां मीरा खड़ी थी, शांत, अविचल और दृढ़। समीर की आंखों में अब वह पुराना अहंकार नहीं था, बल्कि एक हारा हुआ इंसान था जिसके पास अब डराने के लिए कोई हथियार नहीं बचा था। तुम जीत गई मीरा, समीर ने फटे हुए स्वर में कहा। तुमने मुझे सड़क पर ला खड़ा किया। मेरी साख, मेरा परिवार, मेरा नाम, सब छीन लिया। क्या अब तुम्हें सुकून मिल गया? मीरा ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी नजरों में अब नफरत भी नहीं थी। सिर्फ एक ठंडा उदासीन भाव था। छीना मैंने कुछ नहीं समीर, तुमने खुद खोया है। तुमने अपनी पत्नी को एक इंसान नहीं, एक वस्तु समझा। तुमने प्रेम को सौदा समझा। और सुकून मुझे तब मिलेगा जब मैं तुम्हारे जैसे इंसान की परछाई से भी मुक्त हो जाऊंगी। समीर ने एक कागज मीरा की ओर बढ़ाया। ये तलाक के अंतिम दस्तावेज थे। मैंने साइन कर दिए हैं। अब तुम आजाद हो उस वकील के पास जाने के लिए। मीरा ने कागज लिया और उसे बिना पढ़े अपने बैग में रख लिया। ईशान के पास जाना या न जाना मेरा व्यक्तिगत निर्णय होगा। पर एक बात याद रखना समीर, तुमने सोचा था कि तुम मेरी नग्न तस्वीरें दिखाकर मुझे समाज की नज़रों में गिरा दोगे। पर सच तो यह है कि उन तस्वीरों ने तुम्हारी नीचता को नग्न कर दिया। समाज ने मुझमें एक पीड़िता नहीं, बल्कि एक योद्धा देखी। तभी पुलिस समीर को ले जाने के लिए आई। जैसे ही हथकड़ियां उसके हाथों में लगीं, समीर के कदम लड़खड़ा गए। उसने मुड़कर अपनी माँ की ओर देखा, जो कमरे के कोने में खड़ी अपनी आंखों के आंसू पोंछ रही थीं। सुमित्रा जी ने अपनी नजरें फेर लीं। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी नैतिकता दांव पर लगाई थी, आज उसी बेटे ने उन्हें समाज के सामने अपराधी बना दिया था। मीरा जब कोर्ट रूम से बाहर निकली, तो हवा में एक अलग ही ताजगी थी। उसने देखा कि उसकी छोटी बहन रिया अपने पिता के साथ बाहर खड़ी थी। रिया दौड़कर आई और मीरा के गले लग गई। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं डर गई थी, रिया सुबकते हुए बोली। मीरा ने उसे सहलाया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है रिया। बस इतना याद रखना कि कभी किसी को ये हक मत देना कि वह तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी मान ले। अपनी लड़ाई खुद लड़ना। पिता पास आए। उनकी आंखों में पश्चाताप का समंदर था। वे कुछ कहना चाहते थे, शायद माफी मांगना चाहते थे, पर शब्द उनके होठों पर ही दम तोड़ गए। मीरा ने उनके पैर छुए,
पर उनकी आंखों में नहीं देखा। बाबूजी, आपने मुझे पराया धन कहा था। आज मैं वाकई पराई हो गई हूँ। पर अब मैं किसी की संपत्ति नहीं हूँ। मैं अपनी खुद की मालिक हूँ। वह भारी मन लेकिन हल्के कदमों के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरी। ईशान दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसने कोई हाथ नहीं बढ़ाया, कोई वादा नहीं मांगा। वह बस वहाँ खड़ा था, ये बताने के लिए कि वह है। मीरा ने गहरी सांस ली। 7 साल का वह मेलोड्रामा, वह सामाजिक बेड़िया और वह रोमांटिक भ्रम, सब अब कागज के उन चंद पन्नों में सिमट गए थे जिन पर कोर्ट की मुहर लगी थी। न्याय की गूंज उसके कानों में नहीं, बल्कि उसकी रूह के भीतर शांत हो रही थी। अब केवल एक अध्याय बाकी था, वह अध्याय जिसे मीरा को अपने रंगों से लिखना था। 1 साल बाद पहाड़ों की उस छोटी सी गैलरी में आज बहुत भीड़ थी। दीवारों पर टंगी पेंटिंग सिर्फ रंग नहीं थी, बल्कि एक औरत के पुनर्जन्म की गवाही थी। प्रदर्शनी का शीर्षक था मुक्ति। प्रदर्शनी के केंद्र में वही पेंटिंग थी जिसे मीरा ने अपने संघर्ष के सबसे अंधेरे दिनों में शुरू किया था। एक खाली चौखट, जिससे बाहर निकलती हुई एक परछाई जो धीरे धीरे एक स्पष्ट, चमकती हुई स्त्री में बदल रही थी। मीरा खिड़की के पास खड़ी ढलते सूरज को देख रही थी। अब उसके पहनावे में वह भारीपन नहीं था, सिर्फ सादगी थी। तभी पीछे से कदमों की आहट हुई। वह ईशान था। वह अब भी वही था, स्थिर और धैर्यवान। तुम्हारी कला ने आज शहर की खामोशी तोड़ दी है, मीरा, ईशान ने पेंटिंग को निहारते हुए कहा। लोग तुम्हारी हिम्मत की मिसाल दे रहे हैं। मीरा मुस्कुराई। हिम्मत अकेले नहीं आती ईशान, उसे डर की राख से पैदा होना पड़ता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे समीर पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि तरस आता है। उसने एक इंसान को खो दिया, जबकि मैंने खुद को पा लिया। ईशान ने उसकी आंखों में देखा। तो क्या अब उस वक्त की सीमा समाप्त हो गई है? क्या नदी अब समंदर से मिलने को तैयार है? मीरा ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी कलाई पर लगे उस पुराने निशान को देखा, जो अब लगभग मिट चुका था। उसने महसूस किया कि अब उसे अपने अतीत से छुपने की जरूरत नहीं है। उसने धीरे से ईशान का हाथ थाम लिया। इस बार उसके हाथ कांपे नहीं। नदी समंदर में खोने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ बहने के लिए तैयार है ईशान। पर मेरी एक शर्त है, मीरा ने शरारत और गंभीरता के मेल से कहा। कहो। हमारा घर किसी स्वर्ण विला जैसा नहीं होगा। उसकी दीवारें ऊंची नहीं होंगी और उसके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, सपनों के लिए भी और सच के लिए भी। ईशान ने उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा। मंजूर है। वहां सिर्फ रंगों की गूंज होगी, साजिशों की नहीं। तभी गैलरी के दरवाजे से मीरा के पिता और बहन रिया अंदर आए। पिता के हाथ में फूलों का एक छोटा सा गुच्छा था। वे मीरा के सामने आकर रुक गए। इस बार मीरा पीछे नहीं हटी। पिता ने कांपते हाथों से फूल उसे दिए। मैं गर्व से कहने आया हूँ कि तुम मेरी बेटी हो, मीरा। उस दिन मैंने समाज को चुना था, पर आज मैं अपनी उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। मीरा ने पिता को गले लगा लिया। बरसों का बोझ एक पल में आंसुओं के साथ बह गया। उसने रिया की ओर देखा, जिसकी आंखों में अपनी बड़ी बहन के लिए अथाह सम्मान था। मीरा को एहसास हुआ कि उसकी लड़ाई ने न सिर्फ उसे, बल्कि उसके पूरे परिवार को आजाद कर दिया था। शाम की अंतिम किरण ने गैलरी को सुनहरी रोशनी से भर दिया। मीरा ने ईशान के साथ बाहर की ओर कदम बढ़ाया। वह अब किसी की संपत्ति नहीं थी, न ही कोई बेचारी त्याग की प्रतिमूर्ति। वह एक कलाकार थी, एक योद्धा थी, और सबसे बढ़कर वह एक स्वतंत्र आत्मा थी। उसने पीछे मुड़कर गैलरी की दहलीज को देखा। ये वह दहलीज नहीं थी जो उसे कैद करती थी, बल्कि वह दहलीज थी जो उसे पूरी दुनिया से जोड़ती थी। मीरा ने मुस्कुराहट के साथ अपनी नई जिंदगी के कैनवास पर पहला कदम रखा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।